नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 5 राज्यों की काउंटिंग में 250 घंटे बाकी हैं। प्रधानमंत्री की राजस्थान में अब बस एक रैली बची हुई है। मोदी कल राजसमंद के देवगढ़ में होंगे। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। यह सिर्फ 23 का विधानसभा चुनाव ही नहीं है। इस चुनाव से तय होगा कि अगला लोकसभा चुनाव कैसा होगा। क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से कुछ कम हुई है, या राहुल गांधी के चुनाव जीतने की ताकत पहले से बढ़ी है? 3 दिसंबर को सब कुछ दिख जाएगा। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसमें स्टेट लेवल के लीडर कमजोर हो गए हैं और कांग्रेस में राज्य स्तर के नेता मजबूत हो गए हैं। क्या मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर, मोदी के प्रचार में इतना दम है कि राहुल गांधी की टीम के 11 लोग आ जाएं, साथ में इंडिया अलायंस के पार्टनर भी आ जाएं, तो भी मोदी को छूना नामुमकिन है? मोदी मैजिक अगर है तो 3 दिसंबर को दिखेगा। मोदी मैजिक अगर खत्म हो रहा है तो वो भी 3 दिसंबर को दिखेगा। बहुमत के नंबर को जादुई आंकड़ा कहते हैं। वो जादुई आंकड़ा किसी ट्रिक से नहीं आता। 200 सीटों पर कैसी हवा बह रही है उससे आता है। इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि हवा किस तरफ की है और क्या हवा बदल रही है। क्या मोदी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्य जीतेंगे? क्या फाइनल राउंड से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है? बीजेपी और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे क्या बताता है? राजस्थान में नरेंद्र मोदी का फाइनल इलेक्शन हो गया। नरेंद्र मोदी ने फाइनल बैटिंग कर ली। स्कोर कितना हुआ? 100, 120, 150 या 176? राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? पेपर माफिया का मिलेगा नामो निशान। 3 दिसंबर को स्कोर बोर्ड पर क्या आने वाला है, इसकी एक भविष्यवाणी खुद मोदी ने कर दी है। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। न अभी न आगे कभी नरेंद्र मोदी को राजस्थान में अशोक गहलोत के पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप दिखता है। अशोक गहलोत ने अपने लिए 156 सीटों का टारगेट फिक्स किया है। मोदी को लगता है कि गहलोत 56 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने राजस्थान का चप्पा चप्पा छान लिया। 20 नवंबर को पाली और पीलीबंगा में रैली, बीकानेर में पीएम मोदी का रोड शो, 21 नवंबर को 12 और कोटा में रैली, जयपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो और 22 नवंबर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा के सागवाड़ा में प्रधानमंत्री की रैली। 5 बड़ी रैलियां और 2 विशाल रोड शो करने के बाद नरेंद्र मोदी को राजस्थान का जो रुझान दिखा है, उससे उनको लगता है कि राजस्थान इस बार कांग्रेस के पंजे से निकल जाएगा। जादूगर जोर तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन उनसे ना हो पाएगा। कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, वहां उनको एक ही जवाब मिल रहा है। एक ही जवाब मिल रहा है,
लोग कहते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही है, गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी। 3 दिसंबर को राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। सरकार बनाने के लिए 100 सीटें चाहिए, लेकिन मोदी का टारगेट 150 प्लस का है और ये नंबर 176 तक भी जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी के लिए 176 का नंबर अचीवेबल है। 2019 के चुनाव में मोदी ने यहां 176 विधानसभा सीटों पर लीड ली थी। 4.5 साल पहले का वो रिकॉर्ड बराबर करने के लिए मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। राजस्थान चुनाव के स्लॉग ओवर्स में बैटिंग के लिए उतरे नरेंद्र मोदी ने हर तरह के शॉट लगाए। लाल डायरी, कांग्रेस के काले कारनामे, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सनातन, संतों की हत्या, कन्हैयालाल मर्डर, दंगे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, पेपर लीक, माफिया, नौकरी, राशन, गारंटी, पेट्रोल, डीजल, महंगाई। मोदी ने अशोक गहलोत सरकार की दुखती रग पर चुन चुन कर अटैक किया। जवाब गहलोत भी दे रहे हैं, लेकिन मोदी अपनी बात इतनी जोर से कहते हैं और इतनी दूर तक पहुंचा देते हैं कि उसे मैच करना गहलोत के बस की बाहर की चीज है। उनका रोड शो फेल हुआ। 9 किलोमीटर का रोड शो था उनका। इतने घबराए हुए लोग थे कि सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुला करके और सीटी के अंदर जहाँ भीड़ वैसी रहती है, वो कहा कि रोड शो था। ये घबराए हुए थे। खाली हमारे जो लोकल इश्यू हैं राज्य के, उस पर चर्चा नहीं कर रहे लोग। जितने इनके नेता आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, तमाम लोग भड़काने वाली बातें कर रहे हैं जो जनता पसंद नहीं कर रही है हमको। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी ने अपनी पूरी पलटन उतार दी है। योगी, शाह, नड्डा के अलावा कई मुख्यमंत्री और दर्जनों केंद्रीय मंत्री राजस्थान में बूथ बूथ घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर तो बस मोदी ही हैं। कैप्टन मोदी ही स्ट्रेटजी फाइनल करते हैं, मोदी ही फर्स्ट डिलीवरी देते हैं और मोदी ही सबसे क्रूशल स्टेज में बैटिंग करते हैं। कांग्रेस चाहे वादों की पूरी लाल डायरी उसी को लेकर के क्यों न घूमती फिरे, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन। ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। वेलफेयर के बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी को जिस मुद्दे से सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, वो है हिंदुत्व और सनातन। नरेंद्र मोदी सनातन वाली पिच पर खेलते हैं। योगी, शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा हार्ड लाइन हिंदुत्व पर बैटिंग करते हैं। तो ये राजस्थान 5 वर्ष में कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, दंगों में और अराजकता में नंबर 1। मुझे देख के आश्चर्य होता था। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहाँ पे जोधपुर में। मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था
मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके सब ठीक कर दिया होता। उदयपुर का कन्हैयालाल मर्डर राजस्थान चुनाव में बड़ा मुद्दा है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी का मर्डर चुनावी मुद्दा है। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की हत्या, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, भीलवाड़ा, करौली और जोधपुर के दंगे, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव। अशोक गहलोत सरकार की पुलिस फाइलों में जो केस धूल फांक रहे हैं, राजस्थान में उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दिन दहाड़े उदयपुर में कन्हैयालाल तेली को मार दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को मार दिया जाता है। और 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे होते हैं। अलवर में ड्रिल कर शिव मंदिर को तोड़ते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाते हैं। ये गहलोत सरकार अपने वोट के लिए तुष्टीकरण कर रही है। इनसे सुरक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस को धर्म की काट जाति में दिखती है, इसलिए राहुल और प्रियंका यहां ओबीसी और जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वोटों पर फोकस करते हैं। मैंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी, जहां भी आप जाते हो, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो। ओबीसी शब्द से आपने चुनाव जीत लिया। 12,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उसमें आप घूमते हो, विदेश जाते हो, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो। ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है, आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले। 2 घंटे का भाषण किया उसके बाद, मगर जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद उनके भाषण बदल जाते हैं। भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, वो है गरीब। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब, तो आप ओबीसी कैसे? सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 55% वोटर कैंडिडेट की जाति देखकर वोट देते हैं। वो अपनी जाति का कैंडिडेट ढूंढते हैं। राजस्थान में 62% लोग ऐसा करते हैं। राजस्थान में 89% हिंदू, 9% मुसलमान और 2% अन्य धर्मों के लोग हैं। जातिगत समूहों की बात करें तो 48 से 50% आबादी ओबीसी की है। राजस्थान में 18% आबादी दलित है, 13% आबादी आदिवासी है और 19 से 21% आबादी जनरल कैटेगरी या सवर्ण जातियों की है। राजस्थान में जातियों का मैट्रिक्स समझना भी जरूरी है। राजस्थान के 26 सीटों पर मीणा वोटर का दबदबा है। 35 सीटों पर जाट वोटर असरदार हैं। गुर्जर वोटर 40 सीटों पर असर रखते हैं और मुसलमान 21 सीटों पर हार जीत को प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान के 10 से 12% जाट और 8 से 9% राजपूत वोटर्स में सुप्रीमेसी की होड़ रहती है। ये एक साथ वोट नहीं करते। इसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल मीणा और मोस्ट बैकवर्ड क्लास में रखे गए गुर्जर समुदाय में होड़ रहती है और ये भी किसी एक पार्टी को वोट नहीं करते। कांग्रेस अगर जातियों के भरोसे है तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व किए बगैर गहलोत का गुजारा नहीं है। ऊपर से 40 सीटों पर असर रखने वाले गुर्जर सचिन पायलट के पीछे लामबंद हैं। 2018 में उनके साथ धोखा हो गया। इस बार वो जादूगर के जादू में धोखा खाने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मेगा कैंपेन में जाति का जिक्र नहीं किया। मोदी ने गवर्नेंस पर जोर दिया। ये मोदी का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है,
3 दिसंबर को पता चल जाएगा। जिन्होंने चुन चुन कर आपके बच्चों के भविष्य को तबाह किया है, उनको भी चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। कभी कभार एक छोटी गलती 5 साल भुगतने के लिए मजबूर कर देती है। आपका एक वोट भी कमल के फूल के अलावा किसी दूसरे तीसरे दल को मिला तो वो सीधा कांग्रेस को ही जाएगा। राजस्थान का चुनाव दूर से बायपोलर दिखता है। दिल्ली और मुंबई में बैठकर देखें तो यहां सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दिखती है। करीब जाने पर चुनाव मल्टीपोलर हो जाता है। यहां हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जैसी छोटी पार्टियां भी मैदान में हैं। इनके अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी ताल ठोंक रही है। हनुमान बेनीवाल की RLP और दुष्यंत चौटाला की JJP, इन दोनों की नजर जाट वोटों पर है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण की नजर दलित वोटों पर है। AIMIM का फुल फोकस मुस्लिम वोटों पर है। राजस्थान स्विंग स्टेट है। 1 से 2% वोटों का स्विंग भी किसी पार्टी की सरकार बना सकता है, किसी पार्टी की सरकार गिरा सकता है। ऐसे में छोटी पार्टियों पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस जिसके भी वोट काटेंगी वो सत्ता से दूर हो जाएगी। राजस्थान में ऐसे समय पर वोट पड़ने वाले हैं जब ईडी ने कांग्रेस को जोर का झटका दिया है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में हेराल्ड हाउस को सील कर दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम ट्रांसफर की गई 752 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने सीज कर दिया। राहुल या प्रियंका दोनों इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे, मगर राहुल के जुबान से प्रधानमंत्री के लिए पनौती मोदी जरूर निकल रहा है। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, PM मतलब पनौती मोदी। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर जब जब पर्सनल अटैक किया है उसे घाटा हुआ है। रिकॉर्ड राहुल को भी मालूम है, लेकिन वो इस गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए, ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी राजस्थान का अपना कैंपेन समेट चुके हैं। अब मोदी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन मथुरा है। देव उठावनी एकादशी के मौके पर मोदी श्री कृष्ण की नगरी में होंगे। विरोधी जहां सोचना बंद कर देते हैं, वहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं।
राजस्थान बॉर्डर से 32 किलोमीटर दूर हिंदू वोट के सेंटर में मोदी का दंडवत प्रणाम राजस्थान चुनाव पर असर जरूर डालेगा। जिस खबर का इंतजार पिछले 11 दिनों से पूरे देश को है, जिस खबर का इंतजार पिछले 270 घंटों से किया जा रहा है, यह इंतजार सिर्फ 11 परिवारों को नहीं है, पूरे 141 करोड़ देशवासियों को है। वो खबर बस किसी भी वक्त आने वाली है। अब आखिरी अड़चन बस बची हुई है। जिस मलबे के अंदर ये 41 मजदूर फंसे हैं उत्तराखंड में, वहां मशीन से 2.5 फीट चौड़ा लोहे का पाइप पहुंचाया जा रहा है और अब बस सिर्फ 12 मीटर का फासला बाकी है। इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल काम चल रहा है। मलबे को छेदने के लिए 6-6 मीटर के पाइपों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है और फिर एनडीआरएफ की टीम इन मजदूरों को इन पाइपों के अंदर से निकाल कर लाएगी। इस टॉप ऑपरेशन की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन का एक अपडेट दिया जा रहा है। फाइनल स्टेजेस में इस ऑपरेशन में क्या क्या चल रहा है, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, इस वक्त की रिपोर्ट क्या है, आपको बताते हैं। क्या उत्तरकाशी से बहुत जल्द बहुत बड़ी खबर आने वाली है? क्या उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है? क्या टनल में फंसे 41 मजदूर आज रात ही बाहर आ जाएंगे? मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर ले। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खास तौर पर लगाया गया है। वो जो बातें कर रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है। और सबसे पहले आप ये देखिए कि मजदूर कितने मीटर पर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में मलबा आ जाने से ये 41 मजदूर इस वक्त 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में फंसे हुए हैं। उनके आगे की तरफ यानी सिलक्यारा साइड से 200 मीटर के अंदर करीब 60 मीटर के मलबे का पैच है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए सबसे पहले इसी मलबे के पैच की ड्रिलिंग शुरू की गई और इसके लिए मलबे के अंदर 900 mm का पाइप डाला गया, लेकिन सिर्फ 21 मीटर की ही ड्रिलिंग हो पाई और आगे कोई बहुत बड़ा पत्थर या बोल्डर आ गया, जिसकी वजह से ड्रिलिंग करके पाइप को मलबे में पुश कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन खराब हो गई। इसमें कुछ दिन बर्बाद हुए, लेकिन कल फिर से इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम पहले 900 mm का पाइप सुरंग में पुश कर रही थी, अब 800 mm के पाइप की मदद ली गई, जिसके बाद सुबह तक खबर आई कि 39 मीटर तक ये रेस्क्यू पाइप जा चुका है। मजदूरों को खाना भेजने के लिए जो पाइप भेजा गया वो 53 मीटर तक अंदर गया था। 39 मीटर के हिसाब से 14 से 15 मीटर का रास्ता और बाकी था। 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे, और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुंचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। लेकिन शाम होते होते खबर आ गई कि रेस्क्यू टीम एक और पाइप को अंदर दाखिल करवाने में कामयाब हुई है।
इन पाइपों को वेल्डिंग के जरिए जोड़कर अंदर पुश किया जा रहा है। एक पाइप की लंबाई 6 मीटर है, यानी 39 मीटर तक की लंबाई दोपहर में ही हासिल कर ली गई थी। शाम को एक और पाइप पुश करके अंदर डाला गया और अब कुल 45 मीटर तक रेस्क्यू पाइप एंटर हो चुका है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 57 से 60 मीटर तक मलबा खत्म होगा और फिर मजदूर मिल जाएंगे। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा ऑपरेशन का पीक टाइम था। 4 बजे औपचारिक तौर पर कहा कि 45 मीटर तक 57 मीटर मलबे के अंदर पाइप जा चुकी है। ये 800 mm डाया वाली पाइप है और उसके अंदर टेलीस्कोपिक मेथड से 700 mm डाया की पाइप गई है। इस टनल के अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान जो आर्मी की टीम साथ में एक्सपर्ट्स की टीम लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द 41 वर्कर्स तक पहुंचा जा सके और इसीलिए अब औपचारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि 39 मीटर के बाद 6 मीटर की एक और पाइप अंदर जा चुकी है, यानी कुल मिला के 45 मीटर पाइप अंदर जा चुकी है और अब जाकर कुछ ही मीटर का समय बाकी है जब जल्द से जल्द वो 41 वर्कर्स जो अंदर हैं वो बाहर आएंगे। लेट अस डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन। फूड पाइप डालने में हमको 53 लगे। फूड पाइप 2 मीटर ऊंची पर है, ठीक है। मैं 2 मीटर नीचे काम कर रहा हूँ तो मुझे नेचुरली मुझे नेचुरली 53 से थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा अगर एंगल भी मान करके चलूं कि 40 डिग्री के एंगल पे मेरा मलबा पड़ा हुआ है, मुझे लंबाई में जाना है 2-2 मीटर, अगर मुझे बड़ा भी करना है 57 और 60 के बीच। अब एग्जैक्टली आप कहोगे कि साहब मेजर करके मुझे बताओ तो नहीं कह सकता हूँ, बट इट शुड बी होपफुली बिटवीन 57 and 60. Okay, sir. That's what it is. And if it is 57, 2 pushes. If it is 60, 2.5. ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि देरी हो रही है वेल्डिंग करने में। रेस्क्यू टीम को खास तौर पर यह ध्यान रखना पड़ रहा है कि वेल्डिंग मजबूती से हो। वेल्डिंग की मजबूती इसलिए जरूरी है क्योंकि अंदर रिप्लेसमेंट का कोई विकल्प ही नहीं है। मलबे का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही बड़ी घातक हो सकती है। अभी तक 45 मीटर तक पाइप एंटर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 6 मीटर के हिसाब से अधिकतम 3 पाइप और लगेंगे। एक पाइप को दूसरे से वेल्ड करने और फिर उसके ठंडे होने में 3 से 3.5 घंटे लग रहे हैं। इस हिसाब से 3 पाइपों को सुरंग के अंदर डालने में 12 से 15 घंटे अभी और लग सकते हैं और उसी के बाद मजदूरों को बाहर निकालना शुरू किया जाएगा। देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे जरूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे उसमें लगते थे पहले, वो हमने अभी 3-3.5 घंटे तक लाया है। तो अगर भी 3 पाइप और चाहिए तो वो वही सिर्फ 12-15 घंटे हो गए। फिर देखते हैं अब आगे। यानी अब लगभग 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि आज रात या कल सुबह तक ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन रेस्क्यू टीम का असली काम शुरू होगा इसके बाद। ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद 32 इंच के पाइप के जरिए एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर जाएगी और फिर एक एक करके इन मजदूरों को बाहर निकालेगी। 57 से 60 मीटर के इस स्ट्रेच में उजाले की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके अलावा इतने बड़े स्ट्रेच में ऑक्सीजन की कमी को भी दूर करना होगा। खास बात यह है कि मजदूरों को क्रॉलिंग करके ही बाहर आना होगा। अगर उन्हें कमजोरी हुई तो फिर एनडीआरएफ की टीम स्केट्स लगी टेम्पररी ट्रॉली के जरिए उन्हें खींचकर निकालेगी। देखिए, टाइम फ्रेम देना मुश्किल है, लेकिन टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि मशीन है। मशीन को काम करने के लिए हमको ऑगर को कनेक्ट करना पड़ता है, पाइप को पाइप से जोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप अंदर अगर देखेंगे तो एक वेल्डिंग में ही एक जो उसका मिनिमम वर्क टाइम है उसे पूरे किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये भी ज़रूरी है कि जो काम हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो ताकि आगे फिर अंदर किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वर्क की वो तो लगेंगी ही, लेकिन जो अभी तक की प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी विक्टिम तक पहुंच पाएंगे। अब किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए पहले से ही घटनास्थल पर 40 एम्बुलेंस मंगवा ली गई हैं।
इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई है। चिनालीसौड़, उत्तरकाशी और एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड में रखा गया है। इसके अलावा मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की गई है। मजदूरों के प्राथमिक उपचार के लिए घटनास्थल पर ही अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इस टेम्पररी हॉस्पिटल में 8 बेड लगाए गए हैं। यहां से 4 किलोमीटर दूर हेलीपैड बना है, जहां से श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके एम्स ले जाया जा सकता है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भी 45 बेड अलग से रिजर्व करके रखे गए हैं। सिर्फ 12 मीटर की दूरी है 41 उन जिंदगियों से जो सिलक्यारा टनल के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, और इसीलिए युद्ध स्तर पर यह कार्य चल रहा है। जब वो बाहर निकलेंगे तो पूरी स्थिति सामान्य रहे, इसीलिए पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम को यहां पर बुला लिया गया है। करीबन 50 की संख्या में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस के जो टीम मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा इनको कहा गया है कि अगर जैसे ही कोई आता है, अगर कोई ठंड की शिकायत करता है, क्योंकि क्लोज एरिया में वो सभी लोग मौजूद थे, या फिर कोई भी दिक्कत उनको होती है तो फर्स्ट एड के तौर पर यहीं पर उनको दिया जाए। इसीलिए सामने जो चद्दर हैं, कंबल हैं, उसके अलावा जो बाकी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बैग्स हैं वो लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ भी लगातार जो इस समय मॉक ड्रिल कर रही है, क्योंकि अब अगले 2 से 3 घंटे में ये टनल के अंदर जाएंगे। 800 mm डाया वाली पाइप के अंदर जाकर एक एक करके उन सभी को बाहर निकालेंगे जो पिछले 11 दिन से 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर थी। सुरंग के अंदर सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इससे पहले उनसे एक इंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए बात हुई थी और अब बातचीत के लिए एक ऑडियो चैनल भी स्थापित कर लिया गया है। अभी तक बचाव दल इन मजदूरों से पाइप के द्वारा बात कर रहा था, लेकिन अब इन मजदूरों के पास माइक्रोफोन और स्पीकर भेज दिया गया है, यानी ऑडियो चैनल पूरी तरह से स्थापित कर लिया गया है। इसके अलावा मजदूरों से उनके परिजनों की भी बात कराई जा रही है। खासतौर पर मनोचिकित्सकों की टीम भी बात कर रही है ताकि मजदूर डिप्रेस महसूस न करें, और अब खाना तो उन्हें दिया ही जाने लगा है। हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है, और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब से कुछ देर पहले की इस सुरंग के अंदर की तस्वीरें हैं। 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात काम हो रहा है। सुरंग के अंदर अचानक से शाम के वक्त हलचल बढ़ गई है। सारी एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय पर कर दिया गया है। अंदर एनडीआरएफ के जवानों की मॉक ड्रिल और रिहर्सल शुरू हो गई है, क्योंकि अब असली काम एनडीआरएफ का ही है, जिन्हें इस सुरंग में बनाए गए पैसेज से अंदर जाना है और फिर इन पाइपों के जरिए मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर लाना है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में 11वें दिन 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। 800 mm डाया की इस पाइप को अंदर डाला गया और कुल मिला के 45 से 50 मीटर के लगभग ये पाइप अंदर जा चुकी है। अब महज 10 से 12 मीटर इसे अंदर जाना है। कुल मिला के डेब्री 57 मीटर की थी और उसके तुरंत बाद ही 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। सामने ये टनल है और डेब्री के पास वहां पे ऑफिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो मशीन है और अमेरिकन ऑगर मशीन वो चल रही है। पाइप को वेल्ड किया गया है। कुल मिला के 6 जो मीटर की 800 mm डाया वाली पाइप है, उसके अंदर टेलीस्कोपिक मेथड से करीबन 700 mm डाया की पाइप को लगाया गया और फिर उसके बाद एक पैसेज तैयार किया गया। एनडीआरएफ के जवान इस समय अंदर हैं, वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ हैं, साथ में टेलीस्कोपिक कैमरा के साथ हैं। उसके अलावा गोप्रो कैमरा है और एक एक तस्वीर इस समय कैमरे पे कैद हो रही है। उन सभी को जो लाइफलाइन पाइप 6 इंच की थी उसके जरिए बैटरी, साथ में रेडियो सेट, चार्जर सब भेजा गया, कपड़े भेजे गए, खाना भेजा गया और अब से कुछ देर बाद
वो तैयारी की जा रही है। करीबन 40 के लगभग एम्बुलेंस का सेटअप किया गया है और यहाँ से पास में एक हेलीपैड तैयार किया गया है। वहाँ से जिनकी भी तबीयत थोड़ी भी खराब रहेगी उनको एम्स भेजा जाएगा ऋषिकेश के, या फिर चिन्यालेसौर का जो हॉस्पिटल है वहां भेजा जाएगा। यहां पर अभी भी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और जल्द से जल्द इनको निकालने का काम किया जा रहा है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि 11 दिन तक ये 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर अटकी हुई थी। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इन सभी को बाहर निकालने के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। यानी आस्था और विज्ञान के साथ पूरा ऑपरेशन चल रहा है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, वो रोजाना इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने विशेष तौर पर यहां अधिकारी भेजे हुए हैं, देश विदेश के टनल एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है और सभी यही कह रहे हैं कि काम तो जल्दी हो रहा है और बेहतर हो रहा है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। The first thing is that you have to imagine the conditions that the workers are in there. They are obviously very, very brave, very tough people to be able to last as long as they have done in that tunnel. At the moment, they are being fed, they're being given water, and while I was in the tunnel, I could see that the resources were being provided to them, and that's been done very efficiently. So, getting these people out is the priority. I could imagine that the families who are involved, who are seeing this, maybe seeing this on television or elsewhere, they must be very worried. What I can say is that the people who are involved in the rescue are doing absolutely everything they possibly can. It's a fantastic job that's being done by all the different agencies, including the military and all the different contractors. In terms of concern, what I would say is that the process has to be followed. These things take time. You can't rush the process. And so therefore, allow the engineers to do their job, let the machinery do its job, and they will come hopefully with a very satisfactory conclusion to this. लेकिन असली सवाल है कि कब तक ये सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। इसी सवाल का इंतजार पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भेजे अधिकारी भी पूरी तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि आज रात या कल तक ये सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे।